अंजू के पति अनिल ने घर छोड़ दिया, जिसके बाद सास ससुर और बच्चों की जिम्मेदारी अंजू के ऊपर आ गई। ऐसे में अंजू ने क्या किया और कैसे अपने परिवार का गुजारा चलाया, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब कढ़ी चावल वाली। अनिल ने गुस्से में खाने की थाली जमीन पर फेंक दी। अंजू, ये कैसा खाना बनाया तुमने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुमसे अच्छी तो रंजना है, कितना अच्छा खाना बनाती है। क्या बात है अनिल बेटे, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? माँ, मैंने शादी के बाद ही तुमसे कहा था कि इस गंवार को खाना बनाना सिखा दो, लेकिन तुमसे तो ये भी ना हुआ। जरा ये कढ़ी चावल चख कर देखो, कितना घटिया स्वाद है। अनिल बेटा, हम सब ने भी यही कढ़ी चावल खाई है, हमें तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगी। अनिल बेटा, मैंने ही अंजू को कढ़ी चावल बनाना सिखाया है, तुझे तो कढ़ी चावल पसंद है ना। इसी बीच अंजू रोते हुए बोली, माँ जी, पहले इनसे पूछिए कि रंजना कौन है। रंजना मेरे ऑफिस में काम करती है और वो तुम्हारी तरह गंवार नहीं है। वो बहुत मॉडर्न है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। इतना कहकर अनिल ऑफिस चला जाता है। अंजू जमीन पर बिखरे हुए कढ़ी चावल को समेटती है। अंजू का 3 साल का बेटा बिट्टू उससे अपनी तोतली जुबान में बोलता है, मम्मी, आपने बहुत टेस्टी कढ़ी चावल बनाए थे, कल फिर कढ़ी चावल बनाना। बिट्टू अंजू से लिपट जाता है। अंजू उसे सीने से लगाकर रोने लगती है। रो मत बहू, मैं आज अनिल को समझाऊंगी, वो तेरे साथ ऐसी हरकत फिर कभी नहीं करेगा। दरअसल अनिल और अंजू की अरेंज मैरिज हुई थी। अनिल अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि अंजू गांव की रहने वाली थी। अनिल को शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। शादी के 5 साल बाद अनिल अपने साथ काम करने वाली रंजना से प्यार करने लगा था, क्योंकि रंजना मॉडर्न थी। ऑफिस में, हाय अनिल, कैसे हो? हाय रंजना, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बताऊं, पता नहीं कब उस गंवार अंजू से छुटकारा मिलेगा। आज उसने नाश्ते में कढ़ी चावल बनाई थी। भला नाश्ते में कढ़ी चावल कौन खाता है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चीज वेजिटेबल सैंडविच लेकर आई हूँ, जिसे खाकर तुम्हारा मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। और लंच में पास्ता लाई हूँ। अरे वाह, मेरा तो ये सब सुनकर ही मूड अच्छा हो गया। अब जल्दी डब्बा खोलो। अनिल नाश्ता करने लगता है। इधर अंजू ने उसे लंच में भी कढ़ी चावल दिए थे। उसने अपना लंच अपने दोस्त को दे दिया। ये ले विनोद, आज मैं तेरे लिए कढ़ी चावल लाया हूँ। अरे वाह, कढ़ी चावल। विनोद लंच में कढ़ी चावल खाता है और अनिल पास्ता। अनिल, भाभी जी से कहना कि उनके हाथों में जादू है। क्या लाजवाब कढ़ी चावल बनाए, खाकर मजा आ गया। अंजू की तारीफ सुनकर अनिल और रंजना चिढ़ जाते हैं। रंजना, अब मैं उस गंवार अंजू की शक्ल और नहीं देख सकता। मैं तो उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहता हूँ। पापा मम्मी को मुबारक हो, उनकी गांव की बहू। देर किस बात की अनिल, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अंजू को बिना तलाक दिए मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, जब तलाक दे देना तब मुझसे शादी कर लेना, लेकिन अभी हम दोनों एक साथ तो रह सकते हैं ना? हाँ, ये तुमने ठीक कहा। उस दिन अनिल घर लौट कर नहीं आता और रंजना के साथ उसके घर चला जाता है। रंजना अकेली रहती थी। उधर काफी देर हो जाने के बाद भी जब अनिल घर नहीं लौटा तो अंजू को फिक्र होने लगी। देखिए ना माँ जी, रात के 8 बज गए लेकिन ये अभी तक घर नहीं आए। हो सकता है आज ऑफिस में काम ज्यादा हो, तो चिंता मत कर, अनिल आता ही होगा। आज खाना मैं बनाती हूँ, अनिल की मनपसंद पनीर की सब्जी। कविता रसोई में खाना बनाने लगती है। घड़ी की सुई टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। रात के 9 बज गए लेकिन अनिल घर नहीं लौटा। मैं उससे फोन लगाकर पूछता हूँ कि घर कब आएगा। जी पिताजी। अनिल बेटे, आज तू घर नहीं आया, क्या बात है? अब मैं कभी घर नहीं आऊंगा। ये तू क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूं, मैं अंजू के साथ नहीं रह सकता। मैं अब रंजना के साथ रहूंगा और बहुत जल्द हम दोनों शादी करेंगे। अंजू से कहिएगा कि मैं डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगा, चुपचाप उस पर अंगूठा लगा दे। इतना कहकर अनिल ने फोन काट दिया। परम ने जब ये बात घर में बताई तो अंजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? बहू, अनिल ने सिर्फ तेरे साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। बुढ़ापे में हमें बेसहारा कर गया। अब घर का किराया, राशन, बाकी खर्चे, ये सब कैसे चलेगा? पूरा परिवार सदमे में था। घर में जो बचे हुए पैसे थे उससे कुछ दिनों तक घर का खर्चा चलता रहा, लेकिन महीना खत्म होते ही मकान मालिक किराया मांगने आ गया। किराया ना देने की वजह से
अंजू को अपने सास ससुर और बेटे बिट्टू के साथ घर छोड़ना पड़ा। बेघर होने के बाद उन चारों ने एक टूटी फूटी झोपड़ी में पनाह ली। पिताजी, मेरी वजह से आप लोगों को भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तेरी वजह से नहीं बहू, उस नालायक अनिल की वजह से। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें ये सोचना होगा कि आगे का गुजारा कैसे होगा। माँ, तुम कड़ी चावल बहुत टेस्टी बनाती हो। कड़ी चावल बनाकर जैसे हमें खिलाती हो वैसे दूसरों को भी खिलाओ और उनसे पैसे लो। बिट्टू की ये बात सभी को अच्छी लगी। बच्चे के मुंह से निकली बात शायद ईश्वर की मर्जी हो। अंजू बहू, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी, मैं ये काम जरूर करूंगी। मैं आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसका भी इंतजाम हो जाएगा पिताजी। अंजू ने कान में सोने की बालियां पहनी हुई थी जो उसे उसकी माँ ने शादी में दिए थे। उसने वो बालियां सुनार की दुकान पर बेच दी। उससे जो पैसे मिले उससे उसने एक ठेला, कुछ बर्तन और कढ़ी चावल बनाने का सामान खरीदा। दूसरे दिन से उसने कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इस काम में कविता भी उसकी मदद करती। अब अंजू घूम घूम कर ठेले पर कढ़ी चावल बेचा करती। इधर अनिल अब रोज रोज सैंडविच और पास्ता खाकर ऊब गया था। रंजना, आज डिनर में क्या बना रही हो? वेजिटेबल नूडल्स बना रही हूँ। यार, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज पास्ता, सैंडविच और नूडल्स खाकर। तुम्हें रोटी सब्जी बनानी नहीं आती क्या? देखो अनिल, मुझसे रसोई में घंटों खड़े होकर रोटियां नहीं बेली जाएंगी। अगर रोटी खानी है तो खुद बना लो या बाहर से मंगवा लो। रोटी नहीं बनानी है तो दाल चावल ही बना दो। अनिल, तुमने अंजू की तरह मुझे भी गवार समझ कर रखा है क्या? रोज रोज मैं तुम्हारे लिए इंडियन फूड नहीं बनाऊंगी। अगर देसी खाना खाने का इतना ही शौक था तो अंजू के पास ही रहना चाहिए था। मेरे साथ क्यों आए? अब नूडल्स खाना है तो खाओ, वरना भूखे सो जाओ। अनिल परेशान हो जाता है, लेकिन वो रंजना से कुछ कह नहीं पाता क्योंकि रंजना के साथ रहने का फैसला उसी का था। वो बिना खाना खाए सो जाता है। दूसरे दिन वो ऑफिस से लौटते समय अपने घर जाता है और घंटी बजाता है, लेकिन दरवाजा किसी अजनबी ने खोला। आप कौन? यहाँ परम शर्मा जी और उनका परिवार रहता था। उन लोगों ने तो मकान खाली कर दिया। 1 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अनिल परेशान होकर वापस रंजना के पास आ जाता है। इधर अंजू रोज अपना कढ़ी चावल का ठेला लेकर इधर उधर घूम घूम कर बेचती। लोगों को उसके हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आ रहे थे। बहन जी, 1 प्लेट कड़ी चावल और लगा दो। आपके कड़ी चावल बेहद लाजवाब हैं। खाकर दिल खुश हो गया। अच्छा, ये लीजिए भाई साहब, आपकी दूसरी प्लेट कढ़ी चावल। एक दिन अंजू अपना ठेला लेकर अनिल के ऑफिस के बाहर पहुंची। उस समय ऑफिस में लंच का वक्त था। अनिल का दोस्त विनोद अपने बॉस के साथ ऑफिस के बाहर खड़ा था। बॉस, लंच टाइम हो गया है, मुझे भूख भी लग रही है। मैं तो कड़ी चावल खाने जा रहा हूँ। कढ़ी चावल तो मैंने भी बहुत दिन से नहीं खाए। आज मैं भी कढ़ी चावल खाऊंगा। विनोद और अनिल के बॉस दोनों अंजू के पास जाते हैं और उससे कढ़ी चावल मांगते हैं। अंजू दोनों को एक एक प्लेट कढ़ी चावल देती है, जिसे खाने के बाद इस कड़ी चावल का स्वाद जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसे कड़ी चावल तो अनिल लाया करता था। वो मेरे पति हैं। मैं ही उन्हें लंच में कढ़ी चावल बनाकर देती थी। क्या तुम अनिल की पत्नी हो? लेकिन तुम्हें ठेले पर कढ़ी चावल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? अंजू उन्हें सारी बात बताती है। तुम्हारे कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कल मेरे ऑफिस में पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में अपने हाथ के बनाए हुए कढ़ी चावल लेकर आओ और सबको खिलाओ। तो मैं इसके लिए अच्छी पेमेंट की जाएगी। थैंक यू सर। दूसरे दिन अंजू ढेर सारे कढ़ी चावल बनाकर अनिल के ऑफिस पहुंच जाती है और पार्टी में सबको कढ़ी चावल परोसती है। सभी लोग उसके हाथ के बने कढ़ी चावल की बहुत तारीफ करते हैं। यार, ये कढ़ी चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे खाकर माँ की याद आ गई। हाँ यार, मैं तो सोच रहा हूँ कि रोज इससे ही कढ़ी चावल लेकर खाया करूंगा। जब ये तारीफ अनिल के कानों तक पहुंची। कौन है वो कढ़ी चावल वाली? अनिल कढ़ी चावल वाली के पास जाता है तो अंजू को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। अंजू, क्या मुझे भी 1 प्लेट कढ़ी चावल मिलेगी? मैंने कई दिनों से तुम्हारे हाथ के बने कढ़ी चावल नहीं खाए। मैं इन्हें खाने के लिए तरस गया था। तुम वाकई में बहुत स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाती हो। अंजू ने अनिल को 1 प्लेट कढ़ी चावल दिए, जिसे खाकर अनिल की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। वो शाम को अंजू के साथ उसके घर जाता है और सबसे माफी मांगता है, जिसके बाद सभी लोग वापस एक साथ रहने लगते हैं। मौली और मुकुल अपने बाबा के साथ रहते थे।
माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। एक दिन उनके बाबा मोहन की भी नौकरी चली जाती है। तब मौली ने खोली तंदूरी मोमोज की दुकान। 14 साल की मौली और 10 साल का मुकुल दोनों उस समय घर पर अकेले रहते जब मोहन काम पर जाया करता था। मौली बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाती और मुकुल की अच्छे से देखभाल करती। मुकुल, चल खाना खा ले, मैंने दाल चावल बनाए हैं। दीदी, तुम रोज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती हो। माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार करती, है ना? हाँ मुकुल, माँ हमें ऐसे ही प्यार करती। माँ खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। माँ को याद करके दोनों भाई बहन की आंखें भर आती हैं। आंसू पोंछते हुए मौली मुकुल को अपने हाथों से खाना खिलाती है। दीदी, तुम्हारे हाथ से बने खाने में भी बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा माँ के हाथों में था। अच्छा, अब बातें कम कर और जल्दी जल्दी खाना खा ले। दीदी, तुम भी खाओ ना। मुकुल अपने नन्हे हाथों से मौली को खाना खिलाने लगता है। खाना खाकर मुकुल खेलने लगता है और मौली घर के दूसरे कामों में लग जाती है। शाम हो जाती है। दीदी, बाबा कब आएंगे? मुकुल, तुझे तो पता ही है कि जब तक होटल बंद नहीं हो जाता बाबा घर नहीं आते। उन्हें आते आते आधी रात हो जाएगी। तू खाना खाकर सो जा। रात का खाना खिलाकर मौली मुकुल को सुलाने लगती है। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। दीदी, बाबा आ गए। हाँ मुकुल, तू आराम कर, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मौली दरवाजा खोलती है तो मोहन घर के अंदर आता है। मेरी बच्ची, तूने खाना खाया? नहीं बाबा, मैंने मुकुल को खाना खिला दिया है। आपका इंतजार कर रही थी। आप और मैं दोनों साथ में खाएंगे। देख, आज मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? आज मैं तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज लाया हूँ। आज होटल में तंदूरी मोमोज बना था। सारे ग्राहक खाकर चले गए। होटल बंद होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा तंदूरी मोमोज बच गया था। मैंने मालिक से कहकर थोड़ा सा तुम दोनों के लिए ले लिया। मोहन एक होटल में वेटर का काम करता था। वो अपने बच्चों के लिए रोज होटल से कुछ न कुछ खाने को लेकर आता। कभी चाउमीन, कभी रोल तो कभी पैटिस। आज वो पहली बार बच्चों के लिए तंदूरी मोमोज लेकर आया था। बाबा, मैं भी तंदूरी मोमोज खाऊंगा। हाँ मुकुल बेटे, मैं तुम दोनों के लिए लाया हूँ। मौली ने पैकेट खोला तो उसमें 4 पीस तंदूरी मोमोज थे, साथ में लाल चटनी भी थी। दोनों भाई बहन ने 2-2 पीस तंदूरी मोमोज खाए। बाबा, क्या तंदूरी मोमोज इतना टेस्टी होता है? होता होगा मौली बेटा, मैंने तो कभी नहीं खाया। ये तंदूरी मोमोज तो बहुत टेस्टी है। इसे खाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी खाओ ना बाबा। मौली ने एक तंदूरी मोमोज मोहन को भी खिलाया। तंदूरी मोमोज तो सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। तभी मैं कहूँ कि लोग इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। चलो बाबा, अब हम दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आपको सुबह काम पर जाना है ना? मौली अपना और मोहन का खाना लगाती है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मोहन जब होटल जाने लगता है तो मुकुल उससे कहता है, बाबा, आज भी तंदूरी मोमोज लेकर आना। ठीक है मुकुल बेटा, मालिक से कह दूंगा, वो तुम दोनों के लिए तंदूरी मोमोज दे देंगे। मोहन होटल चला जाता है और मौली घर पर रहकर मुकुल का ध्यान रखती है। लेकिन उस दिन होनी को कुछ और मंजूर था। मोहन जिस होटल में काम करता था वहां अचानक आग लग जाती है। आग बड़ी भयानक थी, जिसमें सारा होटल जलकर राख हो जाता है। मालिक, मत रोइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन, मैं तो सड़क पर आ गया, न जाने ये सब कैसे हो गया और अब कब ठीक होगा पता नहीं। अब मैं तुम लोगों को काम पर नहीं रख पाऊंगा। उस दिन मोहन अपने मालिक को दिलासा तो दे रहा था, लेकिन वो खुद बहुत परेशान था कि अब वो क्या करेगा। मुकुल और मौली की परवरिश कैसे करेगा, उन्हें क्या खिलाएगा, परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। शाम को मोहन भारी मन से घर लौटा। बाबा, आज होटल से हमारे लिए तंदूरी मोमोज लाए हो ना? लेकिन मोहन ने मुकुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुकुल ने मोहन के पास जाकर उसके दोनों हाथों की ओर देखा। मोहन खाली हाथ घर आया था। बाबा, आप तंदूरी मोमोज नहीं लाए? मुकुल, बाबा परेशान लग रहे हैं। बाबा को आराम से बैठ जाने दे, फिर उनसे बात करना। मोहन उदास होकर चारपाई पर बैठ जाता है। क्या बात है बाबा, सब ठीक तो है ना? नहीं मौली बेटी, कुछ ठीक नहीं है। अब मैं कभी होटल नहीं जा सकूंगा। क्यों बाबा, क्या मालिक आपसे नाराज हो गए हैं? नहीं, मालिक नाराज नहीं हुए हैं, भगवान हमसे रूठ गए हैं। आज होटल में ना जाने कैसे आग लग गई और सारा होटल जलकर खाक हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा।
अब क्या होगा? वही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूं। आप परेशान मत हो बाबा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मौली ने खाना लगाया और तीनों खाना खाने बैठे, लेकिन मोहन से खाना नहीं खाया जा रहा था। उधर मुकुल तंदूरी मोमोज की रट लगाए बैठा था। दीदी, मुझे तंदूरी मोमोज खाना है, उसका स्वाद मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुकुल, आज तू खाना खा ले, मैं तेरे लिए कल तंदूरी मोमोज बना दूंगी। सच दीदी? हाँ मुकुल। मुकुल खाना खा लेता है। मौली मोहन को समझाकर खाना खिलाती है। दूसरे दिन, बाबा बाजार से थोड़ा मैदा और थोड़ी हरी सब्जियां ले आइए, मैं मुकुल के लिए तंदूरी मोमोज बना दूंगी। वो कल से तंदूरी मोमोज खाने की जिद कर रहा है। लेकिन मौली बेटी, तुझे तंदूरी मोमोज बनाना आता है? बाबा ट्राई करने में क्या हर्ज है, शायद मैं तंदूरी मोमोज बना लूं। दीदी, क्या तुम सच में तंदूरी मोमोज बनाओगी? हाँ मुकुल। मोहन बाजार से तंदूरी मोमोज बनाने का सामान लाकर मौली को दे देता है। ये लो मौली बेटी, तंदूरी मोमोज बनाने का सामान ले आया हूँ। ठीक है बाबा। मौली ने उस दिन पहली बार बड़ी मेहनत से तंदूरी मोमोज बनाए और साथ में लाल चटनी भी बनाई। फिर उसने मुकुल और मोहन को तंदूरी मोमोज खाने के लिए दिया। वाह दीदी, तुम्हारे हाथ के तंदूरी मोमोज बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी अच्छे हैं। क्या सचमुच में? हाँ मौली बेटी, मुकुल सच कह रहा है। ये तंदूरी मोमोज तो होटल वाले तंदूरी मोमोज से भी ज्यादा टेस्टी है। तू भी खा के देख। मोहन एक तंदूरी मोमो मौली को खिलाता है। मौली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये तंदूरी मोमोज उसने ही बनाए हैं। अपने हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाकर उसे एक आइडिया आता है। बाबा, क्यों ना मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचने लग जाऊं? लेकिन मौली बेटी, उसके लिए ज्यादा सामान और बड़ा चूल्हा चाहिए। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? बाबा, आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं? हाँ बोलो मौली बेटी, क्या बात है? मेरे पास माँ की एक आखिरी निशानी है। उनकी एक सोने की अंगूठी उन्होंने मुझे दी थी। इस अंगूठी को बेच दो, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपनी एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिसमें मैं तंदूरी मोमोज बनाकर बेचूंगी। अगर हमारा काम लोगों को पसंद आया तो ये भी माँ का आशीर्वाद ही होगा। मोहन उस अंगूठी को देखकर भावुक हो जाता है और अपनी पत्नी सुधा को याद करने लगता है। ये अंगूठी तो उसे शादी पर तेरी नानी ने दी थी। कोई बात नहीं, इस बुरे वक्त में सुधा की ही आखिरी निशानी हमारे काम आएगी। वो हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहती है। मोहन बाजार जाकर वो सोने की अंगूठी बेच देता है और तंदूरी मोमोज बनाने के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर ले आता है। फिर मोहन और मौली मिलकर अपने घर के बाहर एक मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। मौली एक कुंड के दस्ते पर पेन से लिखती है, यहाँ तंदूरी मोमोज मिलता है, और उस दस्ते को अपने घर के दरवाजे पर टांग देती है। अब मैं कल से यहाँ तंदूरी मोमोज बनाऊंगी। दूसरे दिन से मौली अपने घर के बाहर तंदूरी मोमोज बनाने का काम शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में तंदूरी मोमोज ने अपना काम शुरू कर दिया और उसकी खुशबू से लोग उसकी तरफ खींचे चले आने लगे। उधर से कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां गुजर रहे थे। अरे यार देख, वहां तंदूरी मोमोज बन रहा है। हाँ चल, वहां चलकर तंदूरी मोमोज खाते हैं। आज तेरी बर्थडे पार्टी यहीं बन जाए। सभी वहां जाते हैं और तंदूरी मोमोज खाते हैं। तंदूरी मोमोज कैसे प्लेट दिए? 20 रुपए प्लेट मैडम। 5 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा दो। अभी लगाती हूँ मैडम जी। मौली ने 5 प्लेट तंदूरी मोमोज लगाकर सभी को दे दिया। अरे वाह, तंदूरी मोमोज तो बड़े टेस्टी हैं। कहाँ से बनाना सीखा? खुद से सीखा है मैडम जी। मैंने पहली बार तंदूरी मोमोज बनाए हैं। आपको अच्छे लगे? पहली बार बनाए हैं फिर भी इतने अच्छे बने हैं, ये तो जादू हो गया। अब हम रोज यहाँ आएंगे और तेरे हाथों के बने तंदूरी मोमोज खाएंगे। हाँ, हम कॉलेज में सबको यहाँ का पता दे देंगे। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां तुम्हारे तंदूरी मोमोज खाने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। धीरे धीरे मौली की दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और हाथों हाथ उसके सारे तंदूरी मोमोज बिक जाते हैं। इस तरह मौली की दुकान चल निकली। अब उसे शादियों और पार्टियों में भी तंदूरी मोमोज बनाने के ऑर्डर मिलने लगते हैं। मुकुल की तो रोज पार्टी होती थी। वो रोज मौली के हाथ के बने तंदूरी मोमोज खाता। मौली ने अब अपना कारोबार बढ़ा दिया था। उसकी दुकान में सारे चाइनीज फूड मिलने लगे। मोहन सारा कारोबार संभालता। मौली ने मुकुल का एडमिशन अब स्कूल में करवा दिया था। अब उन तीनों ने रहने के लिए बड़ा घर बना लिया और दुकान भी बड़ी कर ली थी।